हेलो गाइज, हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। अपन ने चर्चा की थी कि मैं एक सीरीज चालू कर रहा हूँ, मेकिंग साइकोलॉजी पार्ट ऑफ योर लाइफ। ठीक है, साइकोलॉजी के जो प्रिंसिपल हैं वो अपनी लाइफ पे कैसे अप्लाई करें, इसका एक मैंने सीरीज चालू की है। लास्ट वीडियो में देखा था कि इफ़ेक्टिव स्टडी कैसे करते हैं, इफ़ेक्टिव स्टडी करने की टेक्निक्स देखी थी। तो जिसने भी अभी तक नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लें वहाँ से। और आज का जो टॉपिक है वो हाउ टू इम्प्रूव योर मेमोरी। ठीक है, अपनी मेमोरी को कैसे इम्प्रूव करना है वो देखेंगे। सबकी इच्छा होती है कि मुझे फैक्ट और इन्फॉर्मेशन याद रहें, और फॉर्चुनेटली अपन थोड़ा बहुत उस पर काम करेंगे तो हर कोई अपनी मेमोरी को इम्प्रूव कर सकता है। तो चलो कुछ टिप्स देखते हैं मेमोरी को इम्प्रूव करने के लिए। टेक्निक्स ऑफ इम्प्रूव योर मेमोरी। फर्स्ट है पे केयरफुल अटेंशन टू वॉट यू वॉन्ट टू रिमेंबर। ठीक है, तो केयरफुल अटेंशन क्यों करनी चाहिए। चलो अपन सबसे पहले मेमोरी का एक मॉडल देखते हैं, अटकिंसन एंड शिफ्रिन मॉडल ऑफ मेमोरी। ये साइकोलॉजी में अटकिंसन और शिफ्रिन का मॉडल है जो मेमोरी का मॉडल है। और इस मॉडल में 3 मेमोरी बताई गई है, सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। ठीक है, तो सेंसरी मेमोरी होती है वो टेम्पररी स्टोरेज होता है, कैपेसिटी हाई होती है और ड्यूरेशन विजन की लेस देन 1 सेकेंड होती है और हियरिंग की फ्यू सेकेंड होती है। अभी सेंसरी मेमोरी क्या होती है तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लो अपन मार्केट से जा रहे हैं कहीं, ठीक है, मार्केट से जाते हुए किसी शॉपकीपर ने कुछ भी बोला कि यहाँ कचरा मत फेंको या ऐसा कुछ बोल रहे हैं, या बहुत सारी आवाज़ें चल रही है, इधर से कुत्ता भौंक रहा है या कुछ चल रहा है। तो अपन यहाँ से जा रहे हैं, बहुत कुछ चल रहा है, अपने कान में भी आ रहा है, सब सुनाई भी दे रहा है, लेकिन अपन इस पर अटेंशन नहीं करते। तो अगर अटेंशन नहीं होता है तो ज़्यादा देर तक याद नहीं रहती। वो अगर कुछ देखा होता है अपन तो 1 सेकंड से कम का होता है, और उसके लिए जो सुना होता है वो फ्यू कुछ सेकंड्स के लिए याद होता है। तो अटेंशन तो होती नहीं है, इस वजह से वो इतनी सी देर याद रह पाता है। तो सेंसरी मेमोरी है जो थाउजेंड्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है वो अपनी सेंसरी मेमोरी में स्टोरेज हो जाती है, लेकिन ये फ्यू सेकंड्स के लिए होती है और उसकी कैपेसिटी हाई होती है। तो जो भी कुछ अपने रिसेप्टर जैसे हियरिंग है, विजन है, ये लेते हैं, ये सारे सेंसरी मेमोरी है। लेकिन हर कोई इन्फॉर्मेशन होती है वो अपने दिमाग में जाके प्रोसेस नहीं होती, क्योंकि वो अपने सुन के और अडेप्शन हो जाता है उनसे, और सुन के बाहर निकल जाती है। जैसे कहते हैं एक कान से सुना दूसरी कान से निकल गया। अपने याद ही नहीं होता कि रास्ते में चलते हुए कितने लोग बोल रहे थे, क्या क्या बोल रहे थे। थोड़ा बहुत याद रहता है, उसके बाद भूल जाते हैं अपन। तो वो होता है सेंसरी मेमोरी। ठीक है, जो कि परमानेंट कभी नहीं होती, बहुत शॉर्ट टर्म होती है, लेस देन 1 सेकेंड होती है। ठीक है, उसके बाद होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होता है, ब्रीफ स्टोरेज ऑफ इन्फॉर्मेशन करंटली बीइंग यूज। ये क्या होता है, कंप्यूटर के रैम की तरह होता है। वो जो क्या होता है, कंप्यूटर में जो भी प्रोसेसिंग चल रही होती है उसके लिए आपने देखा होगा वो कैच फाइल बनाता है। कैच फाइल में क्या होता है, कोई भी इंफॉर्मेशन होती है वो प्रोसेस हो रही होती है कंप्यूटर में, उसकी जो टेम्पररी फाइल होती है वो सेव होती है। इसी तरह अपने भी दिमाग में ब्रीफ स्टोरेज होता है इन्फॉर्मेशन का, जो कि करंटली प्रोसेस हो रही होती हैं, चल रही होती हैं। तो इसकी कैपेसिटी होती है वो बहुत कम होती है, लिमिटेड होती है, और ड्यूरेशन होता है वो लेस देन 20 सेकेंड होता है। ठीक है, तो ये शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है जो अपने को कुछ देर तक याद रहती है। और लॉन्ग टर्म मेमोरी देखते हैं, तो लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होती है, रिलेटिवली परमानेंट होती है ये, और इसकी स्टोरेज होती है वो अनलिमिटेड होती है। मतलब अपनी मेमोरी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, खूब इन्फॉर्मेशन और फैक्ट्स उसमें आ सकते हैं, और लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होती है, परमानेंटली होती है। ठीक है, तो अब इसका मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो चलो इस तरह से समझते हैं। जैसे मान लो आप मार्केट से जा रहे हो, ठीक है, मार्केट से गए, शॉपकीपर कुछ बोल रहा है, या इधर से कुत्ते भौंक रहे हैं, या इधर से कुछ बाइक पे कोई आदमी जा रहा है वो कुछ बोल रहा है, या फ़ोन पे कोई बात कर रहा है, बाइक पे कोई जाता हुआ आदमी। तो वो सब चीज़ें अपने इन्फॉर्मेशन आती रहती है, विजन और हियरिंग की इन्फॉर्मेशन आती रहती है। ठीक है, कुछ देखा होता है अपन ने, कुछ सुना होता है। तो ये सारी सेंसरी मेमोरी होती है जो कि बहुत लेस देन 1 सेकेंड के लिए होती है। अब सेंसरी मेमोरी से शॉर्ट टर्म मेमोरी में कौन सी जाती है जो अपने को याद रहती है, वो थोड़ा सा अपने को अटेंशन देना होता है। अगर सेंसरी मेमोरी से शॉर्ट टर्म मेमोरी में अपने को कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है या भेजनी है तो उसके लिए थोड़ा सा अटेंशन देना होता है। अटेंशन क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि जैसे कोई भी इंफॉर्मेशन है वो एक, मान लो ये सेंसरी मेमोरी है, ये शॉर्ट टर्म मेमोरी है, ठीक है, और ये अटेंशन गेट समझते हैं अपन। तो इस अटेंशन गेट से कोई भी मेमोरी जब जाती है तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाएगी। अगर अटेंशन मेमोरी से नहीं जाती है और अट्यूनेट हो जाती है यहीं पे, तो यहाँ पे ये शॉर्ट टर्म मेमोरी में नहीं जाएगी।
और ये शॉर्ट अटेंशन गेट से निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इसको अटेंशन देनी होगी। अटेंशन देने का मतलब क्या होता है, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि क्या बोला जा रहा है। अभी इसी एग्जाम्पल में अपन चलते हैं। तो अभी जो सेंसरी मेमोरी थी, मतलब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है। मान लो यहाँ से जा रहे थे और किसी शॉपकीपर ने ये बोला, सामने जो जो कूड़ा फेंक रहा था उसको ये बोला कि यहाँ रोड पे कचरा मत फेंको, और अपन ने उस बात पे ध्यान दिया कि शॉपकीपर ने किसी बंदे को ये बोला है कि रोड पे कचरा मत फेंको। उसके बाद अपन जाके घर पहुंच, अब थोड़ी देर बाद भी याद रहेगा अपने को कि एक शॉपकीपर ने किसी आदमी को कचरा फेंकने के लिए मना किया था। ये घर जाने के बाद भी याद रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि अपन ने इसको अटेंशन दी है, और अटेंशन दी है तो ये शॉर्ट टर्म मेमोरी में चला गया। मतलब ये जो शॉर्ट टर्म मेमोरी का जो अटेंशन गेट होता है उसको क्रॉस कर गया, और इस वजह से ये शॉर्ट टर्म मेमोरी में चला गया। तो अपने को इन्फॉर्मेशन याद रहेगी, तो घर जाने के बाद भी अपनी इस इन्फॉर्मेशन को नहीं भूलते। तो ये शॉर्ट टर्म मेमोरी में आ जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी। अगर अपने को कोई भी इन्फॉर्मेशन लॉन्ग टर्म मेमोरी में एंटर करवानी है तो इसके लिए होता है एलोबरेटिव रिहर्सल। अगर आपने एलोबरेटिव रिहर्सल की है तो ये लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, डी प्रोसेसिंग होती है इन्फॉर्मेशंस की। अब डी प्रोसेसिंग कैसे होती है, जैसे मान लो अपन ने कहा कि रोज है, ठीक है, रोज का मतलब होता है गुलाब। अब अपन ने क्या किया कि रोज है, रोज का मतलब गुलाब है। तो एक तो होता है रोटन, कि अपन ने याद कर लिया कि ठीक है, रट लो एकदम से कि हाँ रोज का मतलब गुलाब होता है, रोज का मतलब गुलाब होता है, रोज का मतलब गुलाब होता है। और दूसरा क्या होता है, अपन क्या करेंगे, गूगल पे खोल के एक बार रोज की पिक देख लेंगे, उसका कलर देखेंगे, उसकी स्ट्रक्चर देखेंगे कैसा होता है, क्या होता है, कहाँ लगता है रोज। तो वो एक मीनिंग और इसका एलोबरेटिव डीप स्टडी करेंगे इसकी, तो वो डीप स्टडी ही डीप प्रोसेसिंग होती है। इसकी वजह से क्या होता है, अपने को वो याद रहता है लॉन्ग टर्म के लिए। तो डीप प्रोसेसिंग और एलोबरेटिव रिहर्सल का मतलब ये होता है कि अपन किसी भी चीज़ का मीनिंग कंसिडर करते हैं और डीपली उसके बारे में सोचते हैं, तो वो क्या होती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में होता है। तो ये एटकिंसन एंड सफरिन का मॉडल था। तो ये मॉडल क्या कहता है कि सेंसरी मेमोरी से शॉर्ट टर्म मेमोरी में कोई भी इंफॉर्मेशन लाने के लिए हमें अटेंशन देनी होगी, और शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में कोई भी इंफॉर्मेशन लाने के लिए अपने को एलिबरेटिव रिहर्सल करनी होगी, मतलब डीप प्रोसेसिंग करनी होगी इन्फॉर्मेशन की, उसकी मीनिंग के साथ उसे याद करना होगा, तो ही ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में आती हैं। तो फिर से पहला पॉइंट देखते हैं, क्या है, पे केयरफुल अटेंशन। तो अब आपको समझ में आ गया कि केयरफुल अटेंशन क्यों देनी चाहिए, क्योंकि हर इन्फॉर्मेशन जो भी अपने आती है वो सारी की सारी सेंसरी मेमोरी में होती है, और वो कुछ एक सेकंड्स के लिए रहती है, लेकिन अटेंशन देते हैं तो शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाती है, और उसके बाद एलोबरेटिव रिहर्सल करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती है। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। तो केयरफुल अटेंशन क्यों देनी चाहिए, सबको समझ में आ गया। और केयरफुल अटेंशन देने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन ये लॉन्ग रन में टाइम और एफर्ट दोनों को सेव करता है, इसलिए ये इसका फ़ायदा होता है। अपन एक बार जल्दी जल्दी तो पढ़ लिए होते हैं हर चीज़ों को, लेकिन जल्दी पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता, उसका मीनिंग देखते हुए पढ़ेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। अब सेकंड पॉइंट है, रियली थिंक अबाउट व्हाट यू वांट टू रिमेंबर। वही जो मैंने बताया कि इंगेज इन एलोबरेटिव और डीप प्रोसेसिंग। तो अटेंशन देते हैं तो शॉर्ट टर्म मेमोरी में चला गया, लेकिन लॉन्ग टर्म मेमोरी में डालने के लिए आपको एलोबरेटिव रिहर्सल करनी होगी और डीप प्रोसेसिंग करनी होगी। कैसे करेंगे, इसके बारे में सोचो कि अपन क्या पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन पूछो उसके बारे में कि क्या पढ़ रहे हैं, इसका मीनिंग क्या है, और इसको कोरिलेट करने की कोशिश करो, ठीक है। जो कि आपको ऑलरेडी जो भी इन्फॉर्मेशन पता है उसे कोरिलेट करने की कोशिश करो। तो ये क्या होता है, डीप प्रोसेसिंग की वजह से जो आपके पहले से एग्जिस्टिंग नॉलेज फ्रेमवर्क बना हुआ होता है, इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइज होती है, वो उसी फ्रेमवर्क में फिट हो जाता है जो भी आप कोरिलेट कर करके पढ़ते हो। और जब कोई भी एग्जिस्टिंग नॉलेज फ्रेमवर्क में फिट होता है तो आपको वो लॉन्ग टर्म में याद रखने के चांसेस बढ़ा देता है, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं, मिनिमाइज इंटरफेरेंस। अब इंटरफेरेंस क्यों मिनिमम होना चाहिए, बिकॉज इंटरफेरेंस इज मेजर कॉज ऑफ फॉरगेटिंग। कैसे, क्या होता है, कई बार सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 दो हैं जो कि थोड़ी सिमिलर सी हैं। जैसे मान लो मैं एग्जांपल लूँ, मॉडर्न हिस्ट्री है एंड पॉलिटी है, ये दोनों की दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर सब्जेक्ट हैं। जैसे मान लो मॉडर्न हिस्ट्री में भी अपन इंडिपेंडेंस के बारे में पढ़ रहे होते हैं, और पॉलिटी में भी इंडिपेंडेंस के बारे में पढ़ रहे होते हैं, और अपने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे होते हैं, तो ऑलमोस्ट सिमिलर सी हुई। अगर जो भी सिमिलर सब्जेक्ट होती है तो उसमें इंटरफेरेंस ज़्यादा होता है और कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, और वो कन्फ्यूजन क्रिएट होता है उससे फॉरगेटिंग होती है, अपन भूल जाते हैं चीज़ों को। तो अपने को क्या करना चाहिए, अपने को अपनी स्टडी को इस तरह से अरेंज करना चाहिए ताकि कोई भी दो जो सिमिलर सब्जेक्ट हैं तो वो एक के बाद एक नहीं पढ़नी चाहिए,
बीच में जो अनरिलेटेड सब्जेक्ट हैं वो पढ़नी चाहिए। जैसे मान लो आपने सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ ली, उसके बाद आप ज्योग्राफी पढ़ सकते हो जो कि इससे रिलेट नहीं करती, वो थोड़ी सी अनरिलेटेड है। उसके बाद आप पॉलिटी पढ़ सकते हो, इनको साथ नहीं पढ़ना। अब फोर्थ टेक्निक है इंगेज इन डिस्ट्रीब्यूटिव लर्निंग एंड प्रैक्टिस। अब ये क्यों करनी चाहिए डिस्ट्रीब्यूटिव लर्निंग, ये टॉपिक अपन ने इफेक्टिव लर्निंग में भी देखा था, वहाँ भी मैंने बहुत अच्छे से समझाया था कि हर चैप्टर को सेशंस में डिवाइड कर करके पढ़ना चाहिए, ना कि एक लॉन्ग रन में पढ़ना चाहिए। जो भी लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपको इन्फॉर्मेशन सेव करनी है या पहुंचानी है, तो ऐसा मत करो कि सारी इन्फॉर्मेशन है वो एक ही बार में पढ़ पढ़ा के ख़त्म कर दी। आपको धीरे धीरे उस इन्फॉर्मेशन को आपके प्रोसेसिंग करनी है और लॉन्ग टर्म मेमोरी में डालनी है, तो उसको आपको सेशन वाइज पढ़ना होगा। तो अगर पॉसिबल हो तो आपकी स्टडी को कई सेशंस में, और हो सकता हो तो कई दिन में आप अपनी स्टडी को डिवाइड करो, और धीरे धीरे मान लो एक ही चैप्टर को आपने थोड़ा थोड़ा पढ़ते हुए कई दिनों में डिवाइड कर लिया, तो वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में ज़्यादा जाने के चांसेस होते हैं। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? दिस इज स्पेशली इम्पोर्टेंट इफ़ यू वॉन्ट टू रिटेन द इन्फॉर्मेशन फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम रादर देन जस्ट अंटिल द नेक्स्ट एग्जाम। ठीक है, मतलब आपको लंबे टाइम तक याद रखना है तो ऐसा करना है। केवल एग्जाम के लिए ही पढ़ना हो तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं जाएगा, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाएगा, और आप एग्जाम में जाके सारी इन्फॉर्मेशन लिख के आके दूसरे दिन भूल जाओगे। नेक्स्ट टेक्निक है यूज विजुअल इमेजरी एंड अदर निमोनिक टेक्निक्स। ये चीज़ ट्रू है कि ईजियर टू रिमेंबर इंफॉर्मेशन एसोसिएटेड विद द विविड मेंटल इमेजेस। मतलब आप विजुअलाइजेशन करते हो किसी चीज़ों का और इनको एसोसिएट कर लेते हो एक मेंटल इमेज के साथ, तो वो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा याद रहती हैं। तो जैसे इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। जैसे मेथड ऑफ लोकाई। मेथड ऑफ लोकाई क्या होता है? लिंकिंग पॉइंट यू वांट टू रिमेंबर विद द विजुअल इमेजेस अरेंज्ड इन सम फैमिलियर ऑर्डर। इसका मैं आपको डेली लाइफ का एग्जांपल देता हूँ। जैसे किसी बच्चे की मम्मी ने कहा कि ठीक है बेटा बाज़ार जाना, और बाज़ार से तुम्हें टमाटर लेके आने, टोमेटो लेके आने, और आलू लेके आने, एक बल्ब लेके आना है, ठीक है, साबुन लेके आना है। तो आप इन सब चीज़ों को याद कैसे रखेंगे कि मम्मी ने क्या क्या मंगाया है? तो इसको आप इस तरह से विजुअलाइज कर सकते हो। सबसे पहले आप मान लो आपके रूम में विजुअलाइज करते हो अपने आप को कि मैं रूम में खड़ा हूँ और वहाँ पे अंधेरा है, तो वहाँ का बल्ब ख़राब है, मुझे बल्ब लेके आना है। ठीक है, उसके बाद मैं टॉयलेट करने गया और वॉशरूम में देखा कि वहाँ पे साबुन ख़त्म हो गया है, हाथ धोने के लिए साबुन नहीं है, तो मुझे साबुन लेके आना है। उसके बाद मैं शाम को खाना खाऊंगा, किचन में जाना है, तो शाम को खाना खाना है, तो अच्छा खाने में क्या क्या, आज तो सब्जी आलू की और टमाटर की बनने वाली है। ठीक है, तो आप ऐसे विजुअलाइज कर लोगे। तो अब वहाँ शॉप पे जब आप सामान खरीद रहे होगे तो आप सबसे पहले विजुअलाइज करोगे कि मैं कमरे में खड़ा था, लाइट चली गई, अंधेरा हो गया, बल्ब ख़राब हो गया, वो लेना है। उसके बाद वहाँ से मैं खाना खाने जाऊँगा, तो मुझे आज खाने में आलू और टमाटर की सब्ज़ी खानी है। खाना खाने से पहले मुझे वॉशरूम जाना है और वॉशरूम में हाथ धोना है, तो हाथ धोने का साबुन ख़त्म है, तो मुझे साबुन लाना होगा। तो इस तरह से इन्फॉर्मेशन विजुअलाइज कर सकते हो और बहुत सारी चीज़ें आप याद रख सकते हो। और ऐसे ही अदर न्यूमेरिक्स, जैसे डेवलप योर ओन शॉर्ट हैंड कोड्स। जैसे फर्स्ट लेटर टेक्निक होती है, तो अपन ने फर्स्ट लेटर टेक्निक देखी है बहुत बार। उसमें क्या होता है, जैसे वर्ड के जो फर्स्ट लेटर होते हैं उनको मिला के निमोनिक बना लिया जाता है। जैसे अपने बहुत ही पॉपुलर निमोनिक है, जैसे माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट, और 9 पिज्ज़ा, जैसे अपन ने बना रखा है 9 प्लेनेट्स के लिए। जैसे माई मतलब मरकरी, वेरी मतलब वीनस, एफिशिएंट मतलब अर्थ, मदर मतलब मार्स, जुपिटर का मतलब जस्ट, सर्वस मतलब सैटर्न, अस मतलब यूरेनस, और नट मतलब नेपच्यून। और ये प्लूटो के लिए एक ऐसे भी करते हैं 9 प्लेनेट मतलब नेपच्यून और प्लेटू। तो इस तरह से हम निमोनिक बना सकते हैं अपनी स्टडी में भी, तो अपने को याद रखने में आसानी होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है गिव योर सेल्फ एक्स्ट्रा रिट्रीवल क्यू। अब एक्स्ट्रा रिट्रीवल क्यू क्या होता है? जैसे मान लो आप कुछ भी पढ़ रहे होते हो, उसके लिए आपको कुछ क्लू मिलना चाहिए, तो उसी क्लू को ये क्यू बोलते हैं। और वो क्लू या आप कैसे होता है, तो ये कुछ 2 तरह के होते हैं, स्टेट डिपेंडेंट रिट्रीवल और मूड डिपेंडेंट रिट्रीवल। तो इन्हीं को बोलते हैं, जैसे स्टेट डिपेंडेंट रिट्रीवल को बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट मेमोरी, और मूड को बोलते हैं कंटेंट डिपेंडेंट मेमोरी और रिट्रीवल। कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट और स्टेट डिपेंडेंट, इसमें क्या होता है, जैसे मान लो किसी कॉन्टेक्स्ट में अपन कुछ पढ़ रहे होते हैं
वो उसी कॉन्टेक्स्ट में जाने के बाद अपने को याद आता है। जैसे मान लो आप क्लास रूम में कहीं बैठे हो और लास्ट बेंच पे बैठे हो और उस टाइम टीचर कुछ पढ़ा रहा है, तो आपको कोई इन्फॉर्मेशन ऐसे याद रहेगी कि हाँ उस दिन मैं लास्ट बेंच में बैठा था और टीचर ने ये बात मुझे बताई थी। इस तरह से अपने को याद आता है। कई बार अपने दोस्तों के साथ जा रहे होते हैं, अच्छा लास्ट टाइम मैं उस दोस्त के साथ वहाँ पे गया था तो मैंने ये चीज़ खाई थी, तो वो चीज़ याद होती है क्योंकि ये कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट होता है। मान लो दोबारा आप उस जगह जाओगे तो आपको ये याद होगी कि अरे यहाँ तो मैं उस दोस्त के साथ आया था और ये चीज़ खाई थी। इसी तरह एक आपको डेली लाइफ का एग्जांपल दूं तो बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। जैसे कई बार अपन रूम में से पेन लेके आना है, तो अपन रूम में जाते हैं, कई बार रूम में जाके भूल जाते हैं कि मैं क्या करने आया था यहाँ पे, तो वापस अपन उसी जगह जाते हैं तो याद आता है कि अरे मुझे तो रूम से पेन लेके आना था। फिर वापस आते हैं और अपन पेन लेके चले जाते हैं। तो कई बार क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट, जिस कॉन्टेक्स्ट में अपन ने वो चीज़ इन्फॉर्मेशन याद की थी या रिटेन किया था तो वो उसी में रिट्रीवल होती है, मतलब वैसे निकलती है। तो ये कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट के कुछ एग्जांपल है। जैसे क्लास में ऐसे पढ़ रहे होते हैं, कुछ डिस्कशन कर रहे होते हैं, तो डिस्कशन में याद होता है कि हाँ अपन इसके साथ ये डिस्कशन किया था। और टेस्ट सीरीज के पेपर सोल्व अगर एग्जाम सिटिंग में करते हैं तो जब आप एग्जाम में बैठोगे तो वहाँ पे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आनी, क्योंकि आपने उस कॉन्टेक्स्ट में उस तरह से उस प्रेशर में आपने पेपर दे के देखा है। तो वो सब कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट की वजह से होता है। कुछ इस तरह से ये एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कई बार अपने को कुछ क्लास में पढ़ा रहे होते हैं तो हमें याद होता है कि हाँ अपन वहाँ बैठे थे और सर ने वो चीज़ पढ़ाई थी, तो अपने जो क्लास नोट्स हैं वो इसी तरह अपने को याद हो जाते हैं, क्योंकि सर जो पढ़ा रहे होते हैं, जो बोल रहे होते हैं, वो अपने को क्लास को अटैच करके कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट में आते हैं। ठीक है। दूसरा होता है मूड डिपेंडेंट और कंटेंट डिपेंडेंट। मूड डिपेंडेंट रिट्रीवल क्या होता है कि अपना मूड जिस तरह का होता है और अपन ने इन्फॉर्मेशन जिस तरह की उस वक्त एक्वायर की है, वो इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करते हैं तो हमें उसी तरह के मूड की ज़रूरत होती है। मान लो अपन कई बार खुशी होती है अपने को और खुशी में कोई चीज़ पढ़ रहे होते हैं तो अच्छे से याद होती है, और दोबारा जब अपने को खुशी होती है तो याद आएगी वो चीज़ें वापस से। और सैडनेस होगी और अपन कुछ पढ़ रहे होते हैं तो दोबारा से मूड सैड में होगा तो ही याद आएगा वो सब कुछ। तो ये कंटेंट डिपेंडेंट होता है। तो और ये कोई हार्ड नहीं होता। अगर मान लो अपन पढ़ रहे हैं और अपने को अपन ने मान लो खुशी के मूड में पढ़ा, तो खुशी का मूड दोबारा बनाने के लिए अपने को ज़्यादा कुछ नहीं करना। अपने जो लाइफ के बेस्ट मोमेंट होते हैं उनको याद करके अपन अपना मूड चेंज कर सकते हैं, और कुछ सैड मोमेंट है याद करके सैड मोमेंट याद करके अपन मूड को चेंज कर सकते हैं। तो मूड को चेंज करना बहुत ही आसान है, बेस्ट और सैड मोमेंट याद कर करके। ठीक है। तो इसलिए जो अल्कोहल पी के या फिर स्मोक करके या फिर गुटखा और पान कुछ खा के ये सब पढ़ते हैं, तो ये सब एग्ज़ाम में नहीं होता कि वहाँ जाके आप ये सब कर पाओगे। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करोगे तो ही रिट्रीव हो पाएगा। क्योंकि आप गुटखा खा के फिर पढ़ाई कर रहे हो तो फिर गुटखा खाने के बाद ही वो रिट्रीव हो पाता है। तो एग्ज़ाम में आप ऐसा नहीं कर रहे होते, वहाँ खा नहीं सकते, तो आप नहीं करोगे। इसलिए नॉर्मल कंडीशन में अपने को पढ़ना होता है। जैसे चाय पी के पढ़ रहे होते हैं तो चाय पी के ही वो रिट्रीव हो पाता है। तो ये मूड डिपेंडेंट मेमोरी होती है, तो इसका ध्यान रखें। नॉर्मल स्टडी करें, बिल्कुल कुछ भी ऐसा नहीं करें कि ऐसा कुछ खाना पीना पड़े और वो फिर एग्ज़ाम में आपको नहीं मिल पाए, तो उस चीज़ों से बचें। ठीक है। तो अगर जिस भी मूड में आपने जो इन्फॉर्मेशन पढ़ी थी, अगर उसी तरह का मूड मैच होता है, वो इन्फॉर्मेशन है, वो उसकी मेमोरी ज़्यादा इम्प्रूव होती है, मतलब वो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से याद रहती है। अब सारी टेक्निक्स समराइज फॉर्म में देख लेते हैं। पहला अपन ने क्या था, पे केयरफुल अटेंशन क्यों करना चाहिए। अटकिंसन एंड शिफ्रिन का मॉडल पढ़ा, अपन ने देखा कि अटेंशन क्यों ज़रूरी होता है। सेंसरी मेमोरी से शॉर्ट टर्म मेमोरी में इंफॉर्मेशन को पहुंचाने के लिए अटेंशन ज़रूरी होता है। दूसरा, रियली थिंक अबाउट व्हाट यू वांट टू रिमेंबर। तो ये क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, उसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में इंफॉर्मेशन को लेने के लिए अपने को डीप प्रोसेसिंग ज़रूरी होती है। तो डीप प्रोसेसिंग कब होगी, जब अपन उस इन्फॉर्मेशन के बारे में सोचेंगे, उसका मीनिंग पता करेंगे, अपने से उसके बारे में क्वेश्चन पूछेंगे कि ये क्या है, मैं क्या पढ़ रहा हूँ, क्या पढ़ना चाह रहा हूँ, उसका मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे, तो ही डीप प्रोसेसिंग होती है, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती है। दूसरा, मिनिमाइज इंटरफेरेंस ऑफ सिमिलर सब्जेक्ट। ये अपने देखा, क्योंकि सेम सब्जेक्ट नहीं पढ़नी चाहिए, अनरिलेटेड सब्जेक्ट पढ़नी चाहिए, जिससे क्या होता है कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं हो सब्जेक्ट्स में और आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहे। और स्टडी को सेवरल सेशन और डेज में डिवाइड करके पढ़ना चाहिए, ना कि सिंगल सिटिंग और लॉन्ग सेशन में। ये क्यों होता है, ये इफेक्टिव स्टडी के उस लेक्चर में अपन ने देखा था।
और रिसर्च फाइंडिंग के साथ देखा था। तो अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ से जाके वीडियो देख लीजिए। इसका रिसर्च है जो मैंने उसमें बताया था। नेक्स्ट है यूज विजुअल इमेजरी एंड अदर न्यूमोनिक्स। तो इसमें अपन ने देखा था मेथड ऑफ लोकाई, ठीक है, और उसमें विजुअलाइजेशन करोगे तो अच्छे से याद रहेगा। और न्यूमोनिक्स में अपन ने देखा था शॉर्ट हैंड कोड डेवलप किया था, जैसे फर्स्ट लेटर टेक्निक होती हैं, और भी कई टेक्निक्स होती हैं जो आप देख सकते हो। और नेक्स्ट था गिव योरसेल्फ एक्स्ट्रा रिट्रीवल क्यू। इसमें अपन ने कंटेंट डिपेंडेंट और कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट, मतलब स्टेट डिपेंडेंट और मूड डिपेंडेंट, दोनों मेमोरी देख ली। और मूड को जिस तरह के मूड में अपने पढ़ाई की होती है, रिट्रीव भी उसी तरह के मूड से होती है, वापस भी उसी तरह के मूड में होंगे तभी वो आएगा। और कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट में जिस सिटिंग में आप बैठे होते हो उसी सिटिंग में आपको दोबारा जाके बैठने पे वो चीज़ याद आएगी। जैसे गार्डन में अपन कोई चैप्टर पढ़ रहे होते हैं तो दोबारा अपन जब गार्डन में जाएंगे तब अपने को ये याद आएगा कि हाँ यार ये चैप्टर पढ़ा था। और अगर गार्डन में बैठ के उस चैप्टर का रिवीजन कर रहे हो तो अपने को याद आता रहेगा कि हाँ यहाँ अपन ने ये चीज़ें पढ़ी थी। तो वो कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट होता है, ठीक है। ये सब मेमोरी इंक्रीज करने की टेक्निक है जो अपन ने डिस्कस की है। फाइनली कोई भी टेक्निक आप चूज़ कर लो, उसको अगर ट्रू करना है आपको तो उस पर वर्क करना होगा और एफर्ट लगाना होगा। सो फाइनली कह सकते हैं नो पेन नो गेन हॉर्स ट्रू। अगर आप पेन नहीं लोगे तो कुछ गेन भी नहीं होगा। थैंक यू गाइज। नेक्स्ट अपन किसी और टॉपिक पे लेते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और कुछ साइकोलॉजी के प्रिंसिपल यूज़ करके अपनी मेमोरी को एनहांस करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।